का मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की पुस्तक राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर से आज मैं पुनः कुछ नए टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पहले कल आपने पढ़ा था शीत युद्ध के दायरे से क्या तात्पर्य है। मैं इससे आगे आज पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है कि दायरे के तात्पर्य, शीत युद्ध के दायरे से तात्पर्य का जो निष्कर्ष निकला था कि जो शीत युद्ध था वो उसका जो विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। उसके दौरान विश्व क्या था, परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। एक प्रश्न आता है, दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध के दौरान किन जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। दोनों महाशक्तियों से तात्पर्य है यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान ऐसे कौन से स्थान थे जहां पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। तो आइए देखते हैं कहां पर आ चुकी थी। दोनों महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर कोरिया 1950 से 1953 के मध्य, बर्लिन 1958 से 1962 के मध्य, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों महाशक्तियां किसी से कम नहीं थीं और कई बार ऐसी स्थिति आई जो मैंने बताया आपको, इन जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई। आगे प्रश्न आता है, किस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। मतलब शीत युद्ध के दौरान जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जो न तो यूएसए के पक्ष में था न यूएसएसआर के पक्ष में था, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इन दोनों की वैमनस्यता को, इनके मनमुटाव को दूर करने का बहुत अधिक प्रयास किया। तो किस संदर्भ में, एक अपन को संदर्भ बताना है, किस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। तो आइए देखते हैं। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों यूएसए और यूएसएसआर से बाहर के देशों ने, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, कौन के बीच, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसके बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच नेहरू जी ने मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रश्न है, कांगो संकट में किसने मध्यस्थ की प्रमुख भूमिका निभाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे उस समय, उन्होंने कांगो संकट में प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अगला टॉपिक है, दोनों गुटों ने भर जमा किए क्यों। दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए क्यों। अर्थात सोवियत संघ ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान भरपूर हथियार क्यों इकट्ठे किए, अपने हथियारों का जखीरा क्यों बड़ा किया। तो आप समझते हैं इसको। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई, प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं हुई। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में एक दूसरे को शंका थी कि सामने वाले गुट के पास हथियार ज़्यादा ना हो जाएं, दूसरे के लिए ये थी कि सामने वाले गुट के पास हथियार ज़्यादा ना हो जाएं। इस कारण तो एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा
किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। मतलब हथियार उन्होंने ये सोचा कि हम जिसके पास ज़्यादा हथियारों का जखीरा होगा तो सामने वाला डरेगा, इससे युद्ध नहीं होगा, इसलिए हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। अगला प्रश्न, महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ को कम करने के लिए 1960 के दशक के उत्तरार्ध में क्या प्रयास किए? मतलब दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ को कम करने के लिए 1960 के दशक के उत्तरार्ध में क्या प्रयास किए? आइए देखते हैं क्या प्रयास किए। दोनों देश इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों देशों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता है। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र की तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि महज एक दुर्घटना है। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक पारमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा, इसके द्वारा अस्त्र कंट्रोल द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों देशों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। ये संधियां थीं। पहली संधि थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी थी परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार, और तीसरी थी परमाणु प्रक्षेप सीमन संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, जिसे कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्व 2 गुटों में बंट चुका था शीत युद्ध के दौरान, जिसका नाम जो एक गुट था पश्चिमी और एक था पूर्वी। पूर्वी जो गुट था वो सोवियत संघ का था और पश्चिमी गुट था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। अब ये इन्हें 2 ध्रुवीय विश्व भी कहते हैं। अब इस 2 ध्रुवीयता को एक आंदोलन चुनौती देता है। 2 ध्रुवीयता को चुनौती देता है एक आंदोलन, उसे क्या कहते हैं अपन? गुट निरपेक्षता। क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षता। तो इस गुट निरपेक्षता ये कौन थी, क्या था ये, इसका क्या मीन्स है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में, इसके संस्थापक कौन थे, इसको समझते हैं। टॉपिक है गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया
यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। इसका नाम था गुटनिरपेक्षता। मतलब कुछ देश ऐसे थे जो ये संघ के खेमे में जाना चाहते थे, ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में जाना चाहते थे। ऐसे देशों के लिए एक विकल्प खोला गया था, उसका नाम था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? क्योंकि कोई किसी न किसी ने तो इस आंदोलन की स्थापना करी होगी। तो आइए देखते हैं कौन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। किसके जड़ में? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। कब? 1956 में। फिर क्या होता है? इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामे एनक्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। कौन ने समर्थन किया इन तीनों का? इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामे एनक्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। बात समझ में आई होगी आपको। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। अपन ने ये जाना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, लेकिन अब अपन ये जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभिक कारण क्या थे। तो सन 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन निम्नांकित 3 बातों का परिणाम था। पहला, इन 5 देशों यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना के बीच सहयोग, इनके बीच सहयोग बना रहे, इस कारण से इसका उदय हुआ। दूसरा था शीत युद्ध का प्रसार और उसके बढ़ते हुए दायरे, मतलब जो शीत युद्ध का फैलाव हो रहा था, उसका बढ़ता हुआ दायरा हो रहा था, उसको कम करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। इन कारणों से क्या होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ। अब हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष सदस्य संख्या। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। शुरुआत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई और 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उत्तरोत्तर सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई। अब आगे जानेंगे अपन आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या। आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या, देखते हैं। कुछ पॉइंट्स लिए इसके लिए मैंने। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। मतलब जो भी नव स्वतंत्र देश थे वो अपनी स्वतंत्रता को खो ना बैठें, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया कि हम महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होंगे।
दूसरा कारण है गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं, मतलब उनसे अलग होना नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ यहाँ यह अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये अर्थ नहीं था कि हमें ऐसे पृथक रहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कोई मतलब ही ना हो, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं था। तीसरा है गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल ना होने के उनके संकल्प है। गुटनिरपेक्षता का आशय तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है, क्या होता है? तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। दरअसल यहाँ यह बताना आवश्यक है कि कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। कहने का मतलब ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किए कि दूसरे देश आपस में युद्ध ना करें, शांति बनाए रखें और वार्ता के द्वारा अपने बीच के मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। ऐसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने प्रयास किए। इसलिए कहा गया है कि ये तटस्थता का धर्म भी निभाना नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं परिचय को जानेंगे अपन अब। पहले थे जोसेफ ब्रोज टीटो। जोसेफ ब्रोज टीटो का जीवन प्रारंभ होता है 1892 से 1980 तक। और इस शासन में क्या किया इन्हें? 1940 से 1980 तक यह यूगोस्लाविया के शासक रहे। और इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी और यूगोस्लाविया में एकता कायम की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दूसरे संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। इनका जीवन प्रारंभ होता है 1892 से 1964 तक। शासन के बारे में जाने इन्हें। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे 1947 से 1964 तक। और इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे? एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण वकालत की। तीसरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे गमाल अब्दुल नासिर। इनका जीवन प्रारंभ होता है 1918 से 1970 तक। और इनका शासन में क्या रहा योगदान? सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे। और महत्वपूर्ण कार्य क्या किए इन्होंने? अरब राष्ट्रवाद, साम्यवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध रहे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। और विपरीत परिस्थिति क्या आई इनके सामने? इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। चौथे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेता थे सुकर्णो। इनका जीवन चलता है 1901 से 1970 तक। और शासन में क्या किया इन्होंने? इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहे 1945 से 1965 तक। उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे? स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के
बांडोंग सम्मेलन के आयोजक और इनके साथ जो विपरीत परिस्थिति आई वो क्या आई? सैनिक विद्रोह में तख्ता पलट हुआ। सैनिक विद्रोह में क्या हुआ? इनका तख्ता पलट हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे वामे एन क्रूमा। इनका जीवन प्रारंभ होता है 1909 से और समाप्त होता है 1972 में। शासन घाना के पहले प्रधानमंत्री रहे जे 1952 से 1966 तक। और महत्वपूर्ण कार्य क्या कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अगुवा रहे ये, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर रहे और नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। और विपरीत परिस्थिति क्या आई इनके साथ कि सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्ता पलट हुआ। तो आपने समझा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को।